अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल दिया था होमवर्क यार, वो टेस्ट वाले सवाल में ना एक बस थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि है जी। नहीं, वो असल में गड़बड़ बस ये हो गई, उसमें एक गलती ये हो गई कि टीए को सवाल मुझे पहले दिखाना चाहिए था। ये सवाल मैंने बनाया हुआ था, उसमें टीए ने ना थोड़ी सी चेंजेस की, इनोवेशन, तो वो मुझे उसके बाद दिखा नहीं सका। तो उसमें जो उसने इंपेयरमेंट की एंट्रीज और एंट्रीज डाल दी ना, मैंने वो नहीं किया हुआ था। तो मेरे नजर में अगर आपने सिर्फ इसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकालनी है, बस मेरी तरफ से यही है। और है हाँ, मैं उसको कहूंगा मार्क्स उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो इसलिए बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकाले। हाँ, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भाई कुछ ना कुछ तो सवाल में नई वैरायटी होती है ना, मतलब ये थोड़ी कि भाई किए सवाल होंगे वैल्यूज बदल के ये दोबारा छाप दो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही है। मैंने उसमें थोड़ा सा गुजारने के बाद बिल्स की वैल्यूज बदल दी थी, तो वो तो बिल्कुल होना चाहिए आपसे। बाकी जो बीच में इंपेयरमेंट का डाटा है वो इग्नोर करें। जिन्होंने टेस्ट दे दिया उनको भी उसके नंबर अलग से मिलेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया लेकिन देना है तो वो बस बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकालने बहुत है। जो उसकी रिक्वायरमेंट पूछी हुई है ना, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज और कोई एंट्रीज हैं, तो एंट्रीज दफा करें, बस बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकाल देना। और ऑटम 9 का सवाल दिया था, इसमें एक तो दुकान खोल ली, मैंने बताना शुरू कर दिया। एक तो इसमें कैपिटलाइजेशन रेट का मसला होगा। कैपिटलाइजेशन रेट के हवाले से एक बात समझ लें, फिर मैं ऑटम 9 से रिलेट करता हूं उसको। मैंने ना एक सवाल कराया था खुद बना के जनरल बोरिंग का, जिसमें इनकम स्टेटमेंट की एक्सट्रैक्ट्स की वैरायटी बताई थी। वो सवाल खोलें जरा। जनरल बोरिंग के सवाल कराते हुए मैंने एक इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स की वैरायटी वाला सवाल कराया था। उस सवाल में मैंने कैपिटलाइजेशन रेट निकाला होगा बोर्ड पे, वैल्यूज बताइएगा। 40 था एक अमाउंट, और एक 30 थी, और रेट 12 और 16। 13.71 जी। क्या करूं यार, इशारों में बात ना करो ना, क्या कह रहा है ये? स्क्रीन नहीं चल रही, ये वाली चल रही है। अच्छा इसमें देख लो ना, इतनी दूर क्यों पहाड़ पे चढ़ जाते हो यार, इतनी आगे कुर्सियां नहीं है, हैं? इधर आओ, आगे आओ, वो नहीं चलानी उसकी, ना आगे आओ। वो पहाड़ी इलाके में बैठ जाता है जाके। इस सवाल में अच्छा चल बैठे रहे, खैर बैठे रहो, सोना ही है, बैठ जाओ। इस सवाल में कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है? 10 महीने थे शायद, 9 महीने थे, पता नहीं, 10 महीने थे। अच्छा इसमें 10 महीने थे, और किसी काबिल बच्चे ने मुझे अलग से पूछा था कि इसमें हम ये 10 महीने क्यों नहीं ले रहे, इसमें महीने क्यों नहीं लिए। तो अब बताता हूं बाकी कौम को, ले लेते हैं महीने, चले महीने ले लेते हैं। हम्म 30 9 वो राउंडिंग ऑफ का आपको फर्क है तो है, वरना यही आएगा। ये असल में चल रहा है ना आगे, तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क पड़ रहा है, वरना एग्जैक्टली यही आएगा। क्यों वही वाला आंसर आ गया? वही आंसर क्यों आ गया महीने कंसिडर करने से और महीने इग्नोर करने से?
जी मैंने पूछा कि बराबर क्यों आ गया जी। क्योंकि ना दोनों लोन्स में सेम सेम पीरियड, इसलिए अगर इसको इग्नोर भी कर दें तो भी ठीक है। जिन सवालों में मैंने आपको यहां महीने यूज करवाए थे उनमें महीने डिफरेंट थे, तो अगर किसी को ये कंफ्यूजिंग लगे कि अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल है कि कब महीनों को वेट में लेना है कब महीनों को वेट में नहीं लेना, तो फिर बेशक वो महीनों को ले ले वेट में, यानी फिर चाहे वो एक ही याद रख ले कि महीनों को वेट में ले ले। ये वैसे कब जरूरी है? जब ड्यूरिंग द पीरियड डिफरेंट लोन्स के डिफरेंट पीरियड है तो ये जरूरी है। अगर सबके सेम है तो आप चाहे कंसीडर कर लें चाहे कंसीडर ना करें, एक ही आंसर आएगा। तो बस वैसे ही मैंने फिर केस 1 केस 2 बना दिया था। लेकिन अगर कोई इन दो में कंफ्यूज है और वो सिंगल ही रखना चाहता है तो रख ले बेशक ऐसे। अब ये बात इस सवाल से कैसे रिलेट कर रही है? ऑटम 9 में, ऑटम 9 एक रनिंग फाइनेंस था जिसकी एवरेज बैलेंस, IAS 23 की बात कर रहा हूं, होमवर्क दिया था एक। ऑटम 9 में एक रनिंग फाइनेंस था जिसकी लिमिट जो भी हो हमें तो एवरेज बैलेंस लेना है 25 और दूसरे की 20। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है? 9 महीने, और ये दोनों के दोनों पूरे 9 महीने मौजूद रहे कि नहीं रहे, तो इसमें पीरियड की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर ले लें पीरियड और ना भी लें तो एक ही बात है, चले मैं ले लेता हूं पीरियड। रेट रेट नहीं दिया हुआ, नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2.44। इसके लिए रेट नहीं दिया लेकिन आपको इसी 9 महीने की अमाउंट ही बता दी। हमने रेट लेके मल्टीप्लाई करना था ना, तो उसने आपको फॉर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 मिलियन अमाउंट ही बता दी। 16 पॉइंट, और अगर आप महीने चुके बराबर हैं तो महीनों को इग्नोर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 25 और 20 यूज कर लें, और रेट 13 और पता नहीं, और इंटरेस्ट कॉस्ट 2 पॉइंट नहीं यार 3 पॉइंट, कितने अरसे की अमाउंट आई है? एक साल की, तो फिर ये भी क्या आनी चाहिए? साल की। ये 9 महीने की है, एक महीने की डिवाइड बाय 9, पूरे साल की मल्टीप्लाई बाय 12। तो फिर वो भी डबल वन होगा। तो इसलिए अगर नहीं, ये आगे चल रहा था, ये एग्जैक्ट यही फिगर थी, राउंड ऑफ किया ना, हाँ तो बस राउंडिंग ऑफ का फर्क। तो अगर महीने बराबर हैं तो आप महीने डाल भी सकते हैं, महीने इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर महीने इग्नोर कर रहे हैं और रेट लगा रहे हैं तो ये साल का रेट है, तो फिर ये भी साल की फिगर है, तो इसलिए 3 को फिर 4 बनाना पड़ेगा। तो ये उस होमवर्क वाले सवाल में कैपिटलाइजेशन रेट चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, निकाल लें। वो निकालेंगे रेट तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 9/12 इंटू पता नहीं इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? तो निकाल लें रेट, ठीक। और इस सवाल में एक मसला होता है कुछ बच्चों को कि ये जो परमिट लेने का खर्चा है, तो ये बिल्डिंग का खर्चा है। हाँ, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है और हो सकता है जिस अथॉरिटी, जैसे अगर LDA की विसिनिटी में आता है तो LDA को हो सकता है फीस देनी पड़ती हो, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, वो बिल्डिंग पे ही खर्चा है, और उसको भी हमने 1 सितंबर को पे ही किया है, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में आ रहा है ब्रैकेट में। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? अगर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर्ड होती तो ये 8 मिलियन बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता। अगर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर्ड होती तो ये जो परमिट का 8 मिलियन है ये बिल्कुल बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता। और तीसरा मसला ये हो सकता है कि जब हम लोन रीपे कर रहे हैं तो 5 मिलियन के साथ सिर्फ उतना इंटरेस्ट लिखा हूं मैं जितना कैपिटलाइज हुआ था, हालांकि दिया तो बैंक को पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो आपको एक बात ये बताई थी कि वो खर्चा जो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बनना, उसकी पेमेंट को हमने आउटफ्लो भी नहीं दिखाना। तो जिस महीने का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज नहीं किया तो उसकी पेमेंट भी फिर हम कैश फ्लो में नहीं दिखा रहे। इसलिए
अब आप पूछें जिन्होंने सवाल किया है और कुछ और पूछना है तो। क्या जी? लेकिन जो रेट होता है ना वो हमेशा एनुअल ही होता है। 6 मंथली का मतलब सिर्फ ये था कि 6 महीने बाद इंटरेस्ट देते होंगे। हाँ तो पैसे तो 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे होंगे ना, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 महीने इसलिए लिए कि कैपिटलाइज सिर्फ 5 महीने किए थे। पैसे बैंक को 6 महीने का इंटरेस्ट दिया होगा, लेकिन हमने जनरल बोरिंग की वर्किंग में सिर्फ उसकी पेमेंट शो करानी है जो एसेट की कॉस्ट में शामिल होने वाला खर्चा है। इंटरेस्ट बैंक को 5 मिलियन के साथ 6 महीने का ही इंटरेस्ट दिया है, लेकिन हम जितनी वर्किंग्स कर रहे हैं, क्या कैश और बैंक का टी अकाउंट बना रहे हैं जिसमें सारी एंट्रीज आनी है? हम तो सिर्फ वो कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट कैपिटलाइज की फिगर निकलनी है। तो जो खर्चा एसेट की कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बनना, वो पे भी नहीं होना। पे होना है, लेकिन हमारी उन वर्किंग्स में कहीं वो कैश फ्लो में नहीं आना। अच्छा, अब इस चैप्टर में से जो 3-4 सवाल रह गए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जिनके पास ये ब्लैक वाला एडिशन है 12th, उसमें एक सवाल आ रहा होगा स्प्रिंग 21, वो नहीं करना अभी, वो काट दे वहां से। चले काटे ना, वो वहां नहीं करना। ये जब मैंने आपको IS 20 पढ़ाने के बाद कंबाइंड सवाल कराने ना, तब होगा ये सवाल। स्प्रिंग 21 कर्व लिमिटेड के नाम से एक सवाल होगा, वो नहीं करना। बाकी उसके अलावा जो भी 2-4 सवाल रह गए आप कर लें। IS 40 में कल कहां तक पहुंचे थे? ठीक है, एक्सेप्शन बता दी थी। IS 40 में आखिरी चीज ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स पहले इसमें काफी सारी अंग्रेजी लिखें। कौन कहां ट्रांसफर हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये बताने लगा हूं। इसमें लिखें अंग्रेजी। एन एंटिटी शेल ट्रांसफर, एन एंटिटी शेल ट्रांसफर a property, shall transfer a property to or from investment property, to or from investment property, when and only when and only when there is a change in use, there is a change in use, सिर्फ मसला उसका नहीं है। बात यह है कि जब मैंने ये ओरिजिनल सवाल बनाया था ना, उसमें कहीं मैंने इम्पेयरमेंट नहीं डाली, उसमें कहीं मैंने एंट्रीज नहीं पूछी, वो उसने इसमें वैरायटी चेंज की थी। तो मुझे पहले चेक तो कोई कराए। अब सिर्फ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन तक, अब मुझे देखना पड़ेगा सवाल कहाँ है। सिर्फ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन तक के ही नंबर रखें, बाकी पोर्शन उड़ा दें, और वो उससे कहें कि इस सवाल को अमेंड करें, वो इम्पेयरमेंट वगैरह चीजें उड़ा के फिर पोर्टल पे अपलोड करें, ऐसे ना करें। कितने लोगों ने दे दिया होगा? उसने मुझे डेटा बताया था, तो 40 सबमिशन आता है। तो फिर जिसने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन तक कर लिया है उसको उसके हिसाब से नंबर दे दें, और उनको कहें कि अंबर को कहें कि जो भी टीए टेस्ट बनाए पहले टीचर से ओके हो तो फिर आगे जाए, क्योंकि उस बच्चे ने इनोवेटिव की लेकिन मुझे दिखाया ही कुछ नहीं इसने। ये मैं ना फाइल दूंगा आपको एक, तो आपने सिर्फ ये करना है कि ये MFA के जो नोट्स बना रहे हो वो फिर कॉपियर के पास वो फिर बच्चे खुद ही ले लेने होंगे। तो अभी भेजने लगा, तो पिछला चैप्टर भेजा था ना, हाँ वो लिखवा दें, दूसरा भी भेज दूंगा। हाँ जी, क्या कहां तक लिखा? हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब उसको खुद यूज करना शुरू कर दिया, तो अब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से वो ट्रांसफर होके IS 16 में चली जाएगी। उलट पहले खुद यूज कर रहे थे, बिल्डिंग खाली करके किराए पे दे दी,
तो ये मतलब है इस बात का कि जब यूज में चेंज हो जाए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। इसी में अंग्रेजी आगे चल रही है अभी, यहीं पे और अंग्रेजी लिखें, अ चेंज इन यूज अकर्स a change in use occurs when the property meets or ceases to meet the definition of investment property। जिनकी अंग्रेजी इधर उधर गिर गई, दोबारा बता रहा हूं, अ चेंज इन यूज अकर्स व्हेन दी प्रॉपर्टी ये और ये द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड देयर इज ये द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड देयर इज एविडेंस ऑफ द चेंज इन यूज। यानी एक तो वाकई डेफिनेशन में आ गई हो या डेफिनेशन से निकल गई हो, और एविडेंस भी हो कि यूज में वाकई चेंज है। और अंग्रेजी आगे बढ़ाएं। हाँ जी, इसी में इन आइसोलेशन ये पॉइंट नहीं, बस अंग्रेजी लिमिटलेस अंग्रेजी बस आई जा रही है। इन आइसोलेशन अ चेंज इन मैनेजमेंट्स इंटेंशंस, इन आइसोलेशन अ चेंज इन मैनेजमेंट्स इंटेंशंस for the use of property does not provide evidence of a change in use, evidence of a change in use। यहां तक कि अंग्रेजी का क्या मतलब, अगर मैनेजमेंट ने सिर्फ इरादा किया है कि अब हम ये बिल्डिंग छोड़ के किराए पे दे देंगे, तो ये इरादा काफी नहीं है, कुछ हिलजुल भी होनी चाहिए, कोई नसपज होनी चाहिए। अब वो नसपज क्या है वो लिखें, एग्जाम्पल्स ऑफ एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। यानी ऐसा क्या हो जाए कि पता चल जाए कि हाँ वाकई सिर्फ इरादा नहीं है, वाकई चेंज इन यूज भी है। नंबर 1, commencement of owner occupation। commencement of owner occupation यानी बिल्डिंग पहले किराए पे देने के लिए खाली पड़ी हुई थी, ढूंढ भी रहे थे किराएदार, लेकिन अब अपने ही लोग वहां ऑफिस खोल के बिठा लिए हैं, तो अब नहीं रही फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दूसरी मिसाल, commencement of development with a view, commencement of development with a view to owner occupation। यानी किराएदार से बिल्डिंग खाली तो करवा ली और अब उसमें चेंजेस करवानी शुरू कर दी, क्योंकि हमने ऑफिस बनाना है, तो अभी ऑफिस शिफ्ट नहीं किया लेकिन लशपश करना शुरू कर दिया उसको, तो निकल गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। तीसरी मिसाल, commencement of development with a view to sale, यानी किराएदार से बिल्डिंग खाली करा ली, हम बिल्डिंग्स बेचा भी करते हैं, तो अब उससे खाली करा के तो हमने उसको पेंट शेंट कराना शुरू कर दिया कि अब बेच देंगे, तो निकल गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, इन्वेंट्री बन गई। अच्छा, ये तीनों मिसालें हैं ट्रांसफर आउट की, ट्रांसफर आउट। अगली मिसाल लिखें, एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन। अच्छा, इस मिसाल को मैं एक सवाल की शक्ल में बताता हूं आपको, ये 2-4 डेट लिखिएगा, है जी। क्या क्या, चौथी मिसाल बता रहा हूं, एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन। किसकी चौथी मिसाल, क्या कर रहे हैं हम?
एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन में एक सवाल डेट्स के साथ बताता हूं तो ये बात और क्लियर हो जाए। 1 मई को मीटिंग हुई और ये फैसला किया कि बस अब ये हम बिल्डिंग छोड़ के किराए पे दे देते हैं, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। 1 मई को डिसीजन हुआ, 30 जून को बिल्डिंग खाली कर दी, फिर बिल्डिंग की सफाई शुरू की, 1 अगस्त को किराए पे दे दी। 1 मई को फैसला किया, ऑफिस था, 1 मई को फैसला किया हम यहां से शिफ्ट करेंगे और ये बिल्डिंग किराए पे देंगे। 30 जून को बिल्डिंग वाकई हमने खाली कर दी, किराएदार ढूंढना शुरू किया, बिल्डिंग में सफाई करवाई, 1 अगस्त को किराए पे दे दी, तो 30 जून को ट्रांसफर आउट हो जाएगी। 1 मई को फैसला हुआ, 30 जून को कर दी बिल्डिंग खाली, फिर सफाई करा के पेंट करा के फिर किराएदार ढूंढ के 1 अगस्त को बिल्डिंग किराए पे दी, लेकिन ट्रांसफर आउट कब हो जाएगी? 30 जून। बस जबानी याद हो गया ना? है जी? क्या वो लैंड हमने किराए पे दी हुई एग्रीकल्चरल लैंड? नहीं। क्या हम उसको प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज में इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, तो पीपी हो गई ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो प्रोडक्शन नहीं है। 5वीं मिसाल, पांचवी की छठी, इंसेप्शन। इंसेप्शन शुरू, इंसेप्शन होता है शुरू होना। इंसेप्शन, इंसेप्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज, इंसेप्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज टू अनदर पार्टी, टू अनदर पार्टी, of building previously held as inventory, previously held as inventory। यानी हम घर बेचा करते थे तो एक घर इन्वेंट्री ही था, लेकिन वो फिर किराए पे दे दिया, तो अब क्या हुआ? वो ट्रांसफर इन हो गया। तो ये जो चौथी पांचवी मिसाल है ये ट्रांसफर इन हो गई। चलिए, ये मिसालें काफी हैं। अब बताता हूं कि करना क्या है, यानी इसमें हमने अकाउंटिंग क्या करनी है। ट्रांसफर इन बताइए, मेरे ख्याल में ट्रांसफर इन है। हम ऑफिस बिल्डिंग यूज कर रहे थे, 30 जून को खाली कर दी और फिर किराए पे दे दी, तो ट्रांसफर इन हो गई। जी, ट्रांसफर में करना क्या है उसकी अकाउंटिंग बता रहा हूं। पहले करते हैं ट्रांसफर आउट। ट्रांसफर आउट की अकाउंटिंग बता रहा हूं पहले। अच्छा, मैं पहले ये बना लूं, मैं तो डब्बे खुले करके चेंज भी कर सकता हूं, आप पहले देख ले मैं किस तरह कर रहा हूं। उधर जगह कम पड़ेगी, मैं तो बना रहा हूं। ये ट्रांसफर आउट की हेडिंग के नीचे ये बना रहा हूं। पीपी इन्वेंट्री,
चलिए अब देखें, ये मैंने टेबल जो बनाए हैं, आप खैर समझदार बच्चे लगते हैं शक्लों से, लेकिन शायद ना हो, मैं बता देता हूं। ट्रांसफर IS40 से IS16 में हो रहा है, और जब IS40 में था और फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो होता था, तो अब क्या करना है? और इस डब्बे में जो लिखा है वो क्या है? जब IS40 में था फेयर वैल्यू मॉडल पे और अब IS2 में जाने लगा है, तो क्या करना? इस डब्बे में क्या लिखूंगा? IS40 में कॉस्ट मॉडल पे था और पीपी में जाने लगा है, तो क्या करना है? और अगर इन्वेंट्री में जाने लगा तो क्या करना है?
ये यहीं से आगे चल रहा हूँ। ये वो डब्बा जब पूरा हुआ है।
हाँ जी, नोटेड। करें करें, जल्दी करें। उसामा, एक मिनट रुकना।